उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सामंजस्य में स्थापित करती है। रविंद्रनाथ टैगोर का यह कथन आज की चर्चा के लिए बहुत प्रासंगिक है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ का हालिया सलाहकार मत। और खास तौर से ये देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के संदर्भ में भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। हमारी ये बातचीत इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण लेख पर आधारित है, जो UPSC की तैयारी करने वालों, मतलब मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए, और आम जानकारी में रुचि रखने वालों के लिए भी काफी उपयोगी हो सकती है। हमारा मकसद है ये समझना कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में ये जो नया मोड़ आया है, वो भारत में जैव विविधता और जलवायु एक्शन को देखने का नजरिया कैसे बदल रहा है। कैसे प्रकृति को सिर्फ एक शिकार या पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि एक कानूनी इकाई के तौर पर देखा जा रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले ICJ की इस राय में, और खासकर अगर हम जज हिलरी चार्ल्सवर्थ की अलग राय को देखें, तो एक बहुत गहरी बात है। वो ये कि जैव विविधता, मतलब बायोडाइवर्सिटी, सिर्फ जलवायु परिवर्तन का असर झेलने वाली कोई चीज नहीं है। हाँ, बिल्कुल। बल्कि वो अपने आप में कानूनी और पारिस्थितिक एक्टर है, एक कर्ता है। सही कहा। उसे अब सिर्फ संसाधन या रिसोर्स की तरह नहीं देखा जा सकता। हाँ, मतलब जंगल, नदियाँ, ये सब सिर्फ संसाधन नहीं है। जी, ICJ ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि जीव मंडल यानी बायोस्फीयर, जिसमें सभी इकोसिस्टम और जीव आते हैं, वो जलवायु प्रणाली का ही एक हिस्सा है, अभिन्न अंग। अच्छा। तो इसका मतलब हुआ कि प्रकृति की सुरक्षा अब एक मुख्य जलवायु जिम्मेदारी है, कोई साइड की बात नहीं है। और इसके लिए शायद हमारी कानूनी सोच को भी बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। हमें एक ज्यादा, कह सकते हैं, पारिस्थितिक रूप से साक्षर समझ चाहिए, इकोलॉजिकली लिटरेट अंडरस्टैंडिंग। मतलब हमें प्रकृति के आपसी ताने बाने को, उसके सिस्टम को कानून में जगह देनी होगी। ठीक है, तो ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात, पर ये भारत के लिए इतनी खास क्यों है? देखिए, भारत दुनिया के सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले देशों में से है। हाँ, शायद 7% से ज्यादा जीव और 12% वनस्पतियां यही हैं। जी। और साथ ही हम जलवायु परिवर्तन के असर के प्रति सबसे वल्नरेबल, मतलब संवेदनशील देशों में भी हैं। बिल्कुल। हिमालय के ग्लेशियर हैं, सुंदरबन के मैंग्रोव्स, पश्चिमी घाट, ये सब खतरे में हैं। तो ICJ की ये राय भारत के अपने जो संवैधानिक दायित्व हैं, जैसे अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण का, और अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वस्थ पर्यावरण तक फैलाया है। हाँ, तो ICJ की राय इन दायित्वों को एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देती है, बल देती है। ये दिलचस्प है कि कैसे हमारे घरेलू कानून और अंतर्राष्ट्रीय रुझान एक दिशा में जा रहे हैं। सही। और ICJ ने यह भी माना है कि देशों का फर्ज है कि वो ग्रीन हाउस गैस सोखने वाले स्रोतों को, मतलब सिंक जैसे जंगल, वेटलैंड्स, महासागर, इनको ना सिर्फ बचाएं बल्कि बढ़ाएं भी, संरक्षित करें और बढ़ाएं। तो जैसे सुंदरबन के मैंग्रोव का कटना, वो सिर्फ जंगल का नुकसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वहां रहने वाले समुदायों के लिए जलवायु का खतरा बढ़ाता है सीधे तौर पर। तो उनकी सुरक्षा एक कानूनी और नैतिक, दोनों तरह की जिम्मेदारी बन जाती है। लेख में जज चार्ल्सवर्थ के विचारों का भी जिक्र है। उन्होंने ऐतिहासिक शक्ति समीकरणों और औपनिवेशिक विरासतों की आलोचना की है। जी हाँ, और ये भारत के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि कैसे अक्सर स्थानीय और स्वदेशी ज्ञान को नजरअंदाज किया गया। हाँ। ICJ का कहना है कि पर्यावरण को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी वैश्विक है, ग्लोबल है, और लगातार बनी रहती है। इससे भारत को एक आधार मिलता है, सिर्फ मदद या तकनीक मांगने का नहीं, बल्कि उसे कहते हैं पुनर्स्थापनात्मक पर्यावरणीय न्याय, रिस्टोरेटिव एनवायरमेंटल जस्टिस। पुनर्स्थापनात्मक न्याय, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ मुआवजा? नहीं, उसे कहीं ज्यादा। इसका मतलब है समुदायों को, खासकर जो पारंपरिक वनवासी हैं, उन्हें एजेंसी लौटाना, जो जैव विविधता खो गई है उसे वापस लाने की कोशिश करना, बिगड़े हुए इकोसिस्टम को ठीक करना। समझ गई। तो अगर भारत को इस दिशा में आगे बढ़ना है, तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं? लेख कुछ बताता है? हाँ, कुछ ठोस सुझाव हैं, जैसे भारत के जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान है, NDCs, पेरिस समझौते वाले। जी, उनमें जलवायु और जैव विविधता के लक्ष्यों को और बेहतर तरीके से जोड़ना, सिर्फ पेड़ लगाने पर नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को ठीक करने पर ध्यान देना। और शायद इकोसिस्टम को कानूनी अधिकार देना, जैसे गंगा यमुना के लिए कोशिश हुई थी। हाँ, उस पर विचार हो सकता है। और जो समुदाय आधारित कार्यक्रम हैं, जैसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM,
उनको और मजबूत करना, उनका दायरा बढ़ाना, समुदाय को साथ लेकर चलना। और शायद कानूनों को भी एकजुट करने की जरूरत है, जैसे कोई एक कानून जो जैव विविधता और जलवायु दोनों को साथ लेकर चले। बिल्कुल, एक एकीकृत पर्यावरण कानून, क्योंकि अभी चीजें थोड़ी बिखरी हुई हो सकती हैं। और आखिर में आईसीजे ने जिस मानवीय इच्छा शक्ति और ज्ञान की बात की है, ह्यूमन विल एंड विजडम, वो कहीं ना कहीं भारत की अपनी परंपराओं से जुड़ता है, नहीं? जैसे चिपको आंदोलन या प्रकृति को पवित्र मानने की सोच। बहुत गहराई से जुड़ता है। और जज चार्ल्सवर्थ भी यही कहती हैं कि सिर्फ आंकड़ों और लक्ष्यों में न उलझें, जमीन पर जो लोग पारिस्थितिक पतन को झेल रहे हैं उनके अनुभवों को सुने, उन समुदायों की आवाज सुने। तो कुल मिलाकर ये आईसीजे की राय भारत के लिए एक मौका है कि हम अपनी कानूनी कार्रवाई को अपने गहरे पारिस्थितिक ज्ञान और संवैधानिक मूल्यों के साथ मिलाएं। हाँ, और इससे भारत जलवायु और जैव विविधता न्याय के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन सकता है। ये सिर्फ कार्बन उत्सर्जन कम करने का मामला नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को फिर से परिभाषित करने की बात है। बिल्कुल, और यहीं पर एक अहम सवाल खड़ा होता है, शायद हमारे श्रोताओं को सोचने के लिए, हाँ, कि कानूनी और नीतिगत दबाव तो ठीक हैं, पर भारत अपनी जो गहरी आध्यात्मिक पारिस्थितिक चेतना है उसे जमीनी स्तर पर, मतलब व्यापक राजनीतिक और सामाजिक एक्शन में कैसे बदल सकता है, ताकि जलवायु परिवर्तन का सामना करने की हमारी क्षमता और मजबूत हो सके। वाकई ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं, खासकर यूपीएससी अभ्यर्थियों को इस चर्चा से कुछ अहम बिंदु मिले होंगे। अगर आपके कोई सवाल है या आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे टिप्पणी में हमें जरूर बताएं। अगली बार तक सोचते रहिए।